हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंसुलेटर्स को। और इंसुलेटर्स में हम मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर हमने ग्रेडिंग रिंग की एप्लीकेशन को देखा था। और जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा, हमने सी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी और सी एक्स की वैल्यू आपकी आई थी CM/2। आज हम फाइंड आउट करेंगे सी वाई की वैल्यू को और फिर हम शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, देन हम सेकेंड टेंशन को फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। तो फर्स्ट आपका, ये हमने जो लास्ट लेक्चर में छोड़ा था वो आपका ये टॉपिक था। सी एक्स की वैल्यू हमने क्या की थी, फाइंड आउट कर ली थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सी एम, नॉट सी एम, सी वाई। तो सी वाई के लिए हम क्या करेंगे, हमने दो केस देखे थे कि आई वन इज इक्वल टू आई एक्स हो, उससे तो हमने सी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर आई टू इज इक्वल टू आई वाई होगा तो उससे हम फाइंड आउट करेंगे सी वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर आई टू इज इक्वल टू आई वाई। अब हम जानते हैं कि आई टू की वैल्यू क्या होगी, वी वन प्लस वी टू मल्टीप्लाई बाई ओमेगा सी एम इज इक्वल टू होगा, आई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई वाई की वैल्यू होगी आपके पास वी थ्री ओमेगा सी वाई। क्यों, क्योंकि आई टू की वैल्यू ये क्यों ली है हम एक बार फिर से देख सकते हैं। आई टू क्या है यहाँ पे आपका, इस फिगर में अगर हम देखें तो स्मॉल आई टू क्या है आपका, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं हम इस फिगर को। तो स्मॉल आई टू आपका है दिस, ठीक है। तो ये वाला करंट है जो स्मॉल आई टू है, तो इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ रही है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कहाँ से कहाँ मेजर की जाएगी, इस नोड से लेकर के इस नोड के बीच में। तो इस नोड और इस नोड के बीच में वोल्टेज क्या है, ये सेम पोटेंशियल पे है ये वाला पूरा हिस्सा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वोल्टेज आने वाली है वही क्या हो जाएगी, सी एम के अक्रॉस। और यहाँ से यहाँ तक कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस वी वन है और इसके अक्रॉस वी टू है, तो वी वन प्लस वी टू हो जाएगी। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने क्या लिखा, वी वन प्लस वी टू ओमेगा सी एम इज इक्वल टू वी थ्री ओमेगा सी वाई। इसको जब सॉल्व करेंगे साथ में क्या पुट करेंगे हम, वी वन इज इक्वल टू क्या है, वी टू इज इक्वल टू क्या है, वी थ्री। तो क्या आ जाएगा, इसको मैं टू वी वन लिख सकता हूँ, ओमेगा सी एम इज इक्वल टू वी वन ओमेगा सी वाई। सबको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, वी वन से। ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, वी वन से वी वन कैंसिल हो जाएगा। तो सी वाई क्या आ जाएगा अपने पास, टू सी एम आ जाएगा। तो अगर आपसे न्यूमेरिकल में अगर आपको सी एम की वैल्यू क्या है गिवन है और आपसे पूछा जाए कि ग्रेडिंग रिंग से जो कैपेसिटेंस बनेंगे, ग्रेडिंग रिंग के जो कैपेसिटेंस बनेंगे कौन कौन से, सी एक्स और सी वाई, तो उनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, सी एम बाई टू एंड टू सी एम। अब क्या हमें बार बार इस तरह से करके देखना पड़ेगा, ठीक है। दो तीन इंसुलेटर्स के लिए तो हम याद रख सकते हैं, चार इंसुलेटर होते तो, पाँच होते तो, सिक्स होते तो हम सबकी वैल्यूज को कैसे याद रखते। तो उसके लिए हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे और उस फॉर्मूले के थ्रू हम कितने भी लिंक्स के लिए इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फिर हम जो हमने तीन इंसुलेटर वाला केस देखा था उसके लिए फॉर्मूले निकालेंगे और फिर हम एक जनरलाइज कर देंगे इसको। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए आप इस तरह से, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको ग्रेडिंग रिंग के कैपेसिटेंस निकालने हो तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस ऑफ, कैपेसिटेंस ही निकालने हैं इसमें। और पीथ लिंक, क्योंकि आपके मेटल लिंक बन रहे हैं, लास्ट केस में दो ही लिंक थे, उनको हमने सी एक्स और सी वाई बोल दिया था। अब यहाँ पे हम जनरल कह रहे हैं कि अगर हमें पीथ लिंक 10 हैं, उनमें से अगर आपको आठवें लिंक का निकालना होता, सातवें लिंक का निकालना होता, तो आप कैसे फॉर्मूला लगाते। तो क्या आएगा आपका, P मल्टीप्लाई बाई सी एम डिवाइड बाई एन माइनस पी। यहाँ पर n क्या है, n है आपके नंबर ऑफ डिस्क, क्या है n यहाँ पे, नंबर ऑफ डिस्क हो जाएंगे, ठीक है। तो पी सी एम डिवाइड बाई एन माइनस पी आपका फॉर्मूला बन गया है। यहाँ पे p क्या है, जिस लिंक का आपका पीथ लिंक, जिस लिंक का आपको कैपेसिटेंस निकालना है। अब लास्ट केस को अगर हम देखें तो आपका एक कैपेसिटेंस, एक इंसुलेटर ये था, एक इंसुलेटर ये था और एक इंसुलेटर ये था, तीन इंसुलेटर थे। ये आपका क्या था, फेस था। और यहाँ पे आपने ग्रेडिंग रिंग लगाई थी, तो कितने लिंक बने यहाँ पे, एक ये वाला कैपेसिटेंस बना, एक ये वाला कैपेसिटेंस बना। इन दोनों की वैल्यूज हमें निकालनी थी। तो ऊपर से जो स्टार्ट होते हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं वन से। तो हम इस वाले कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, C1 बोल सकते हैं। इस वाले कैपेसिटेंस को क्या बोलेंगे, C2। लास्ट लेक्चर में हमने इनको, और अभी जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया इसमें हमने इसको CX बोल दिया था, इसको CY। पर अब इस वाले फॉर्मूले के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या याद रखते हैं, ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे, वन से। फर्स्ट लिंक है तो C1, सेकेंड लिंक है तो C2, थर्ड लिंक है तो C3। अब हमारे इस केस में हमको पता चल चुका है कि C1 निकाल रहे हैं, यानी कि P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। N की वैल्यू कितनी है, टोटल कितनी रिंग्स हैं, 3। तो आपके पास C1 की वैल्यू क्या आएगी, फॉर्मूले में अगर हम पुट करें P की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई CM, और नीचे क्या आएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो CM बाई 2 आपके पास क्या आ गया,
C1 आ गया। उसी तरह से सेम पैटर्न पे अगर हमको निकालना है, सपोज हमें निकालना है C2, तो C2 क्या निकलेगा, C2 के लिए P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। N की वैल्यू गिवन है कितनी, 3 लिंक है, तो यहाँ पे C2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू सी एम डिवाइड बाई 3 माइनस 2, तो ये क्या बनेगा 2 cm बाई 1, तो ये क्या बन गया 2 cm बन गया। और यही हमने देखा था अभी लास्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या निकाला था, CM/2 एंड CM/y निकाला था 2 cm, वही अपने पास यहाँ पे आ गया, क्योंकि C1 क्या है CX है और C2 क्या है CY है। CM/2 आ गया एंड 2 cm आ गया। तो अब आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा। बस अब आपको फाइनली क्या याद रखना है, P मल्टीप्लाई बाई CM डिवाइड बाई N माइनस P। और स्टार्ट कहाँ से करना है, लिंक को काउंट करना ऊपर से। अगर वन फर्स्ट लिंक है, सेकेंड लिंक है, थर्ड लिंक है, जितने भी आपके पास N लिंक हैं, तो उन सबके कैपेसिटेंस आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह का अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल आ गया तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब हम एक लास्ट इंसुलेटर का जो लास्ट टॉपिक है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉपिक क्या, सब टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंदर आता है, वो है आपका ग्रेडिंग रिंग की एप्लीकेशन क्या क्या है। तो ग्रेडिंग रिंग अभी क्या क्या एप्लीकेशन कर रही है, ग्रेडिंग रिंग एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन तो क्या हो जाएगी जो आपने देखी थी आर्किंग हॉर्न के लिए। आर्किंग हॉर्न क्या करता था, फ्लैश ओवर से बचाता था। हमने यही देखा था आपकी जितनी भी इंसुलेटर्स रिंग है उनमें ऊपर क्या होता है, आर्किंग हॉर्न होता है, और नीचे क्या होती है, ग्रिड रिंग होती है, ग्रेडिंग रिंग यानी कि गार्ड रिंग। तो दोनों का एक काम तो क्या होता है, फ्लैश ओवर से बचाना। तो फर्स्ट वक्त तो हमने पहले भी समझ चुके हैं, हम जब हमने ओवरव्यू डिस्कस किया था, तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन तो लिख देते हैं, प्रोटेक्ट दी इंसुलेटर अगेंस्ट फ्लैश ओवर। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या हो जाएगी जो अभी हमने देखी है, वो एप्लीकेशन क्या है, जो आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी है उसको क्या कर रहा है, 100% बना रहा है। तो इसको दूसरी टर्म्स में क्या बोल सकते हैं हम, कि जो भी आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इंसुलेटर्स के अक्रॉस, उसको क्या कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है। तो दूसरे एप्लीकेशन क्या लिखेंगे, इक्वलाइज, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो यही है, इक्वलाइज द वोल्टेज ड्रॉप, इक्वलाइज द वोल्टेज ड्रॉप across the each insulator, across the each insulator unit। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्रेडिंग रिंग की एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे जाकर के आपका इंसुलेटर फिनिश हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका सेकेंड टेंशन। तो सेकेंड टेंशन में मैथमेटिकली सिंपल आपके एक फॉर्मूला आएगा और कुछ नहीं आएगा, चीज़ें थोड़ा समझना है, समझने की हैं, एक डेरिवेशन है हल्का फुल्का, बस आपका सेकेंड टेंशन खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम इसी लेक्चर में फिनिश हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड टेंशन। पहले हम समझ लेते हैं कि सेक क्या है, टेंशन क्या है और स्पैन क्या है। इसको समझने का बेस्ट मेथड है, एक डायग्राम हम बनाते हैं। ये सपोज आपका एक पोल है और एक पोल आपका है ये। ठीक है, ये आपके दो पोल्स हो गए हैं। दोनों पोल्स के बीच में क्या है, कंडक्टर होगा। सपोज ये आपका क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, दो पोल्स हैं, उनके बीच में क्या है, कंडक्टर है। तो कंडक्टर हम जानते हैं, जैसे आप कपड़े सुखाने के लिए जब आप रस्सी बांधते हो, दो किसके बीच में, दो कील लगा करके, दो थंबनेल लगा करके उनको फिर आप क्या डाल देते हो, रस्सी लगा देते हो। और उसके बीच में जब आप रस्सी लगाते हो तो उसमें क्या आता है, एक सैग बन जाता है। सैग मतलब कि उसमें लूज हो जाती है रस्सी और क्या हो जाती है, इस तरह की शेप में, जो हमने यहाँ पे शेप बनाई है उस तरह की शेप में वो क्या हो जाती है, यहाँ पे लटक जाती है इस तरह से। तो यहाँ पे हम इसको अगेन, ये हो गई आपकी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सैग। अब सैग इसमें किसको बोला जाएगा, जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है और जो आपका बेस है जहाँ से आपने इसको कनेक्ट किया है, तो उसके बीच में जो डिस्टेंस है तो उसको बोला जाता है सैग। तो हम यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं, ये हो गया आपका सैग। ठीक है, अब ये तो सैग हो गया, और दो टावर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं स्पैन। कोई भी जो दो टावर हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगी उसको क्या बोलेंगे, स्पैन। और टावर में जहाँ पे कंडक्टर कनेक्ट होता है तो वहाँ पे टेंशन काम करेगी, तो उस फोर्स को हम यहाँ पे लिख देते हैं टेंशन फोर्स। ठीक है, सैग क्या है, टेंशन क्या है, स्पैन क्या है, समझ में आया आपको। सैग क्या है, सैग को सिंपली बोल सकते हैं जो आपका लोएस्ट पॉइंट होगा। इस पॉइंट को अगर हम बोलना चाहें लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट से
जो आपका पोल का क्रॉस आर्म है जहाँ से हमने उसको कनेक्ट किया है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, सैग बोलेंगे। सैग कैसी डिस्टेंस हो गई, वर्टिकल डिस्टेंस हो गई है। और स्पैन क्या है, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। किन किन के बीच में है ये दो टावर्स के बीच में डिस्टेंस है। तो हम आगे चैप्टर तो पढ़ने लग जाते हैं पर हमें सैग और स्पैन का डिफरेंस ही नहीं पता तो क्या मतलब है। तो ये पहले आपको पता होना चाहिए सैग क्या बोला जा रहा है और स्पैन क्या बोला जा रहा है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर ये टर्म्स लिखी आ जाती हैं तो आप उनको इंडिकेट कर सको तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक। अब दूसरी जो चीज़ यहाँ से थ्योरेटिकली पूछी जाती है वो पूछा जाता है कि जो आपके सैग कर्व है उसकी शेप कैसी होती है। तो ये बेसिक जेई एग्जाम्स में या फिर आपके ईएस एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछ ले जाने वाले क्वेश्चन है। तो शेप ऑफ सैग कर्व, तो सैग कर्व की जो शेप होती है वो होती है कैटेनरी। कैटेनरी जैसा हम मैथमेटिक्स में जानते हैं, कैटेनरी कर्व क्या होता है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो ये है एक्चुअल शेप ऑफ सैग कर्व। सैग कर्व यानी कि जो आपका ये सैग आई है, ये सैग जो आई है इसकी शेप को क्या बोल रहे हैं हम, कैटेनरी शेप बोलेंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, एक्चुअल शेप है ये, इसको हम पे लिख सकते हैं एक्चुअल। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। अप्रोक्सीमेट क्यों करते हैं, जिससे कि हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो अप्रोक्सीमेशन जो है इस शेप का वो क्या होता है, पैराबोला होता है। तो अप्रोक्सीमेट शेप क्या हो जाएगी, पैराबोला कर्व। अब कभी भी हम किसी भी चीज़ का अप्रोक्सीमेशन करते हैं तो कंडीशन तो होनी चाहिए कि किस कंडीशन पे हम इसको पैराबोला बोल सकते हैं। इसको एक बार सही तरह से आप लिख लीजिएगा, पैराबोला कर्व। एक्चुअल कैसा है, कैटेनरी। अप्रोक्सीमेशन क्या है, पैराबोला कर्व। और कब हम इसको पैराबोला बोल सकते हैं, जब आपकी स्पैन अप टू 300 मीटर की हो और आपकी सैग जो है स्पैन का 5% से ज़्यादा ना हो। यानी कि सैग अप टू 300 मीटर एंड सैग स्पैन अप टू 300 मीटर एंड सैग नॉट एक्सीडिंग 5% ऑफ स्पैन लेंथ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अप्रोक्सीमेशन। तो एक्चुअल कर्व कैसा है, कैटेनरी। हम मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए क्या मान लेते हैं, पैराबोला कर्व। उसकी भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि 300 मीटर की अगर आपका स्पैन है और सैग अगर आपकी 5% से ज़्यादा नहीं है तो वो कर्व को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं किसमें, पैराबोला में। अब बेसिकली सैग के बारे में जो न्यूमेरिकल बनता है वो इसके फॉर्मूले के ऊपर बनेगा कि सेक को निकालने का फॉर्मूला क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको डेरिवेशन करते हैं। तो दो तरह के केस हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट केस आता है जब आपके दोनों टावर सेम लेवल पे हों, यानी कि ये आपका ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल पे आपके दोनों टावर्स आ रहे हैं इस तरह से। तो हम क्या बोलते हैं इस केस को, दोनों टावर का जो लेवल है जहाँ से वो स्टार्ट हुए हैं वो दोनों लेवल क्या है, सेम है। ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपका जो प्लेन एरिया है, अगर आपका हिली एरियाज है तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे, पर डेरिवेशन हम इसी केस का देखेंगे क्योंकि बेसिकली इसी केस के ऊपर आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो इसका जो केस है उसका नाम क्या लिखेंगे हम, टावर आर टावर्स आर एट सेम लेवल। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, ये आपका क्या है, इंसुलेटर है। हम सिंगल इंसुलेटर लगा लेते हैं, एक पिन टाइप इंसुलेटर हमने लगा दिया। इससे क्या कनेक्ट होगा, कंडक्टर, उसमें क्या आएगा, सैग आएगा। सैग की वजह से कैसा हो जाएगा, कंडक्टर इस तरह से झूल जाएगा, यानी कि पैराबोला शेप ले लेगा। अप्रोक्सीमेट अगर लेके चलें तो यहाँ पे हम पहले एस को इंडिकेट कर देते हैं। तो सैग क्या है, यहाँ से लेकर के लोएस्ट पॉइंट की डिस्टेंस। ठीक है, इसका स्पैन भी हम डिफाइन कर देते हैं। स्पैन क्या है, दो पॉइंट जहाँ से इसको अटैच किया है उसके बीच की डिस्टेंस। तो इसको हमने बोल दिया एल। अगर ये कंप्लीट एल है तो लोएस्ट पॉइंट से कितनी हो जाएगी, एल बाई 2 हो जाएगी। ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे टेंशन फोर्स लगेगा। टेंशन फोर्स आपका सपोज इस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ये है आपकी टेंशन टी बी, क्योंकि ये अगर ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है तो ये क्या हो जाएगा, टी बी पॉइंट हो जाएगा टेंशन। एक टेंशन तो आपकी यहाँ पे आ रही है और एक टेंशन आ रही है आपकी हॉरिजॉन्टल टेंशन बोलते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल टेंशन कहाँ पे निकल जाती है, जहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हुआ है उस पॉइंट पे। तो ये टेंशन आपको बेसिकली यहाँ पे काम में लेनी है। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे हम इस वाली टेंशन को लेकर के चलेंगे। दो टेंशन हमने देखी, एक तो आपकी किस पे लग रही है, जहाँ पे आपने बी पॉइंट, बी टावर जहाँ पर इसको कनेक्ट किया है वो टेंशन टी बी है। एच टेंशन क्या है, ये टेंशन है आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट पे जो टेंशन है। ठीक है, तो फिगर के अंदर जो जो पॉइंट है वो आपको समझ में आए। उसके अलावा डब्ल्यू क्या है, वेट है, यूनिट वेट बोल सकते हैं हम इसको, यूनिट वेट। यूनिट वेट का मतलब है
पर मीटर में ये वेट है आपका। अब हमें अगर एल में निकालना है तो टोटल वेट क्या हो जाएगा इसका, एल इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। ये वेट किसका है, यूनिट वेट है। यूनिट वेट का मतलब है पर यूनिट डिस्टेंस पे है, पर यूनिट डिस्टेंस। इसका मीनिंग क्या है, अगर मुझे एल में निकालना होगा तो टोटल वेट ओमेगा एल होगा, एल बाई टू में निकालना होगा तो ओमेगा एल बाई टू होगा, अगर हमें निकालना होगा एल बाई फोर में तो क्या होगा, ओमेगा एल बाई फोर होगा। तो अगर हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे जो आपका ये हाफ पार्ट है, ये कंप्लीट एल है, हाफ पार्ट कितने का है, एल बाई टू। इस हाफ पार्ट में अगर वेट निकालना है तो इसका वेट कहाँ पर लगेगा, इस तरह से लगेगा। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, ओमेगा एल बाई टू लगेगा। ठीक है। वेट और जो आपका वेट है वो किस में होता है, फोर्स की फॉर्म में होता है, एम जी। तो हमने क्या किया, ओमेगा एल बाई टू यहाँ पे लिख दिया। कितने पोर्शन का है ये, इस हाफ पोर्शन का है। तो हम मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन पॉइंट है उसको इंडिकेट कर देते हैं ओ से। तो जो ओ बी का जो वेट है, ओ बी का जो वेट आएगा वो कितना होगा, ओमेगा एल बाई टू होगा। तो हमने इंडिकेट कर दिया, इसके मिड पॉइंट पे वेट लगेगा। अब इसके मिड पॉइंट से जो आपके बी तक की डिस्टेंस है वो क्या होगी, एल बाई फोर होगी। तो आपको पहले बताइए फिगर समझ में आया नहीं आया, तो इसको आप एक बार देखिएगा। टोटल एल है, मिड पॉइंट से एल बाई टू है, और इस मिड पॉइंट वाला जो वायर है यानी कि ओ बी जो है, ओ बी को हम बेसिकली लेकर के चलेंगे, हम ओ बी से ही एस को फाइंड आउट करेंगे। हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, आप जैसे अगर आपने जो सिविल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टडी करते हैं बीम, बीम के अंदर हम मोमेंट निकालते हैं और जिसके थ्रू हम इस तरह की चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अगर आपने भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी होगी तो आपने इस तरह की चीज़ें देखी होंगी वहाँ पे। तो हम वहाँ पे इनको फाइंड आउट करते हैं जिसमें हम ओ बी का जो है मोमेंट निकाल करके एस को डिफाइन कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहले फिगर में सारी टर्म समझ में आ गई। ओ में डब्ल्यू क्या है, टोटल वेट है। अगर हमें यूनिट वेट है, नॉट टोटल वेट, यूनिट वेट है। अगर हमें एल बाई टू का निकालना है तो ओमेगा एल बाई टू हो गया। तो हमारा जो डिस्कशन वाला जो एरिया है जिस पे हम मैथमेटिकली आगे बढ़ेंगे वो ये है। यहाँ पे एक टेंशन फोर्स वर्क कर रहा है जो है एच, यहाँ पे एक वेट लग रहा है डब्ल्यू एल बाई टू का, बिकॉज ये टोटल डिस्टेंस क्या है, एल बाई टू है। यहाँ पे अपनी क्या आ रही है, मिड पॉइंट से क्या आ रही है, सैग आ रही है। और यहाँ पे आपकी इस वाले पॉइंट से जो आपका बी पॉइंट है वहाँ पे कितनी डिस्टेंस आ रही है, एल बाई फोर आ रही है। तो इसको आप अभी माइंड में रखिए, इस फिगर को, इस पे ही हम वर्क करने वाले हैं। इस पे हम मोमेंट को बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे, मोमेंट को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। तो पहले हम जो है जितनी भी टर्म्स हमने देखी है उनको एक बार लिख लेते हैं कि एच क्या है। देखिए एच है टेंशन इन द कंडक्टर, टेंशन इन द कंडक्टर एट द पॉइंट ऑफ, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने यहाँ पे दो तरह की टेंशन देखी, एक एच है और एक टीबी है। इसको भी टेंशन बोलेंगे, इसको भी टेंशन बोलेंगे, तो कैसे काम चलेगा। जैसे हम जानते हैं कि अगर आपको कुछ ना कहा जाए और सिर्फ इतना बोला जाए कि इसकी वोल्टेज, किसी लाइन की जो वोल्टेज है वो क्या आपको गिवन हो, तो हम उसको क्या मानते हैं, लाइन वोल्टेज मानते हैं। इस तरह कुछ कहा ना जाए तो हम इसे आरएमएस वैल्यू भी मानते हैं। तो ये जो हमने फंडामेंटल माने हैं, ये क्यों माने हैं, क्योंकि बेसिकली इन्हीं चीज़ों का यूज होता है, इसलिए हम उसे लाइन वोल्टेज मान लेते हैं, आरएमएस वोल्टेज मान लेते हैं जब कुछ ना कहा जाए। उसी तरह से यहाँ पर है कि अगर आपको दोनों टेंशन्स में से कोई स्पेसिफिक ना बोला जाए तब तक हम क्या मानेंगे, उस टेंशन को एच मानेंगे। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में टेंशन लिखा हुआ है और टेंशन के बारे में बात की हुई तो आप इसको किससे रेफर करोगे, एच से रेफर करोगे। एच का मतलब जो आपकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट पे जो टेंशन आ रही है, यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंशन आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, एच बोलेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस लाइन को भी नोट कर लेते हैं हम कि अगर कुछ ना कहा जाए तो हम इसको क्या मानेंगे, एच मान लेंगे। तो स्टार लगा के लिख लीजिएगा कि अनलेस indicated the word tension shall denote the horizontal component, the horizontal component of tension in a conductor, of tension in a conductor। ठीक है, अब सिंपली हम क्या करेंगे, अब दोबारा हमें कुछ नहीं करना, हम इस वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले पॉइंट को आप याद रखिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपना माइंड यूज करेंगे और इस पोर्शन के अंदर हम मोमेंट को बैलेंस करने के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मोमेंट क्या होता है, जैसे आप टॉर्क निकालते हो उसी तरह से मोमेंट निकाला जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यानी कि जो आपका फोर्स लग रहा है और उस फोर्स से 90 डिग्री पे जो
आपकी क्या आ रही है, डिस्टेंस आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर क्रॉस एफ। अगर हम लेना चाहें टेकिंग मोमेंट अबाउट बी, तो हमें बी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट लेना है। बी पॉइंट के अबाउट में मोमेंट कौन कौन से होंगे, एक तो फोर्स लग रहा है आपका ये, और एक फोर्स लग रहा है आपका एच। तो एच वाला मोमेंट कितना होगा, एच वाला मोमेंट होगा एच इंटू उसकी डिस्टेंस कितनी है, एस है, तो एच इंटू एस कर देंगे, ठीक है। इक्वल किससे कर देंगे, ये वाला फोर्स कितना है, ओमेगा एल बाई टू है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो हॉरिजॉन्टल, इसकी जो 90 डिग्री वाली डिस्टेंस है, क्योंकि हम क्या करते हैं बेसिकली यही तो करते हो आप बीम में, आप यहाँ पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ पे आप उसकी डिस्टेंस ले लेते हो आर, तो इसमें कितना मोमेंट बनेगा, एफ इंटू आर बनेगा, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्टेंस 90 डिग्री वाली डिस्टेंस, तो वही हमने क्या किया, ओमेगा एल बाई टू मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कितनी डिस्टेंस है इसकी यहाँ पे, ये तो फोर्स हो गया, ये डिस्टेंस हो गई कितनी है, एल बाई फोर, तो एल बाई फोर, तो ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको हम नीचे नोट करेंगे, आप भी इसको नीचे ही नोट करना है, यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इसी स्लाइड में बता दिया है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे मोमेंट अबाउट बी हो गया है, तो एच एस किसके इक्वल होगा, ओमेगा एल बाई टू एल बाई फोर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट, ठीक है। अब हमें एस निकालना है सेग, तो ये क्या बनेगा, ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट एच। बस इस फॉर्मूले को आप कमिट टू मेमोरी कर जाइए इस चैप्टर में, और कुछ काम का नहीं है। कमिट टू मेमोरी क्या हो गया, ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट एच। ओमेगा क्या है यहाँ पे, यूनिट लेंथ का वेट है, एल क्या है, टोटल स्पैन है, एच क्या है, जो आपका टेंशन है, कुछ ना बोला जाए तो एच ही मानते हैं, तो एच एक्चुअल में एच क्या है, हॉरिजॉन्टल टेंशन है किस पे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पॉइंट पे, ठीक है। तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट एच फॉर्मूला है जो आपको स्पेन सेक के लिए याद रखना है, फॉर सेक, ठीक है। कब यूज करना है इस फॉर्मूले को, जब आपके ग्राउंड का लेवल क्या है, सेम है, यानी कि टावर्स एट द सेम लेवल, तब तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट एच आपका फॉर्मूला बन गया है। तो अब यहाँ पे जो एक कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होता है, कुछ स्टूडेंट्स को एक कन्फ्यूजन है कि मोमेंट और टॉर्क क्या एक ही चीज़ है, तो ये एक ही चीज़ है, मैथमेटिकली सेम है, बस इनको वर्डिंग अलग अलग हो जाती है। जैसे आप सपोज ये आपकी कोई बॉल है, इसको अगर आप फोर्स करके रोटेट करा रहे हो और ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं टॉर्क। जहाँ पे एक्चुअल रोटेशन होता है वहाँ पे हम टॉर्क को यूज़ करते हैं, टॉर्क वर्ड को यूज़ करेंगे। जबकि जो आपके बीम वाले होते हैं, यानी कि आप किसी एक पॉइंट से इसको अटैच कर देते हो और दूसरे पॉइंट पे आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो। जैसा आपका इस केस में भी हो रहा था, आपने यहाँ से अटैच कर दिया, यहाँ पे आपका एक वेट वाला फोर्स लग रहा था, एक टेंशन फोर्स लग रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ पे आपके फोर्स लग रहे हैं, तो इस वाले केस में एक्चुअल रोटेशन नहीं होता है, तो ऐसे केस में हम मोमेंट टर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, फोर्स इंटू डिस्टेंस है, बट एप्लीकेशन बदल जाती है। जहाँ पे कंटिन्यूस रोटेशन है वहाँ पे हम टॉर्क बोल देते हैं उसे, और जहाँ पे आपका बीम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आप एक पॉइंट से उसको अटैच कर देते हो और दूसरे पॉइंट पे आप उसको उस पर फोर्स लगाते हो, तो दैट उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंट बोलेंगे। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। बट हमें जो फाइनल है रिजल्ट याद रखने हैं, फाइनल रिजल्ट क्या आएंगे, ओमेगा एल स्क्वायर बाई एट एच, ठीक है। तो इसको आप याद रखें। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम, जहाँ पे आपके टावर हैं वो डिफरेंट लेवल पे हैं, तो उसको हम डेरिवेट नहीं करेंगे, उसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे वेट, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में वेट कैसे निकाला जाता है। तो ये सब टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।